नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। दीपावली का त्यौहार आ गया है। बिहार में एनडीए की सरकार बहुमत पा चुकी है। ऐसे में बीजेपी के लिए क्या आने वाले जो दिन हैं वो ठीक जाएंगे? क्यों हम ठीक दिन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी को भी सोचना पड़ेगा। इस चुनाव के बाद जो नतीजे निकल के आए हैं उस पर ही हम चर्चा करने बैठे हैं। सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हमारे साथ हैं। पहली बात तो सर, दीपावली का त्यौहार आ गया है, एनडीए को बहुमत मिल भी गया है, ये एक अच्छी बात है। बिल्कुल, बधाई सबको दीपावली का। और आप सभी लोग संपन्न होइए, सुखी रहिए, निरोग रहिए, ये कामना है मेरी। अब बात हम करते हैं एनडीए की। ठीक है, हम मानते हैं कि जेडीयू को लोजपा की वजह से थोड़ी हानि हुई है, कह सकते हैं बड़ी हानि हुई है, जिसको लेकर के जब हमने सवाल पूछा जेडीयू के जो प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं अशोक चौधरी, उन्होंने कहा कि हाँ, हम समीक्षा करेंगे, बातें होंगी उस पर भी, लेकिन बीजेपी को भी सोचना पड़ेगा। कई ऐसी बड़ी सीटें हैं जो बीजेपी ने भी गंवाई हैं, हम उन सीटों पर भी चर्चा करेंगे। क्या लगता है, बीजेपी को आने वाले दिनों में विचार करना होगा कि नहीं करना होगा? देखिए, बीजेपी को विचार जरूर करना होगा और जेडीयू से अधिक करना होगा। हालांकि बीजेपी को सीटें अधिक आई हैं बिहार में और बीजेपी की वजह से ही बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन जो बात आपने कही कि कई बड़ी सीटें, वो सीटें जो उनके आधार वोट वाली सीटें और उनमें से भी शहरी क्षेत्र की सीटें जिन पर कहा जाता था कि बीजेपी का दबदबा रहता है, कोई दूसरा वहां जीत ही नहीं सकता है, और इसमें भी कई बड़े चेहरे चुनाव हार गए। यह बीजेपी के लिए थ्रेट है। और बीजेपी के बारे में आलोक इतना समझिए कि बीजेपी लंबी राजनीति करती है और लंबी रणनीति तय करती है। ये थ्रेट आया कैसे, इसकी एनालिसिस जरूर होगी और इसे मॉनिटर जरूर किया जाएगा। देखिए, क्योंकि बीजेपी के जो इतने वरिष्ठ नेता हैं, हम अगर बात करें बिहार चुनाव की, तो बिहार के प्रभारी रहे देवेंद्र फडणवीस हों, भूपेंद्र यादव हों, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल हों, नित्यानंद राय खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे, जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कई बार आए, कई जगहों पर रैली भी उन्होंने लगातार बिहार में। लेकिन फिर भी कुछ सीटों की हम अगर चर्चा करें तो शुरुआती जो सीटें होती हैं, जो बड़ी सीटें हम कहते हैं, मुजफ्फरपुर, भागलपुर। देखिए, मुजफ्फरपुर की आप बात करना चाहते हैं, एक एक सीट की बात कर ले। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, मुजफ्फरपुर को बिहार में नॉर्थ बिहार का फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है। मुजफ्फरपुर में मंत्री सुरेश शर्मा का हार जाना सचमुच बीजेपी के लिए एक चुनौती है और बीजेपी के लिए सोचने की बात भी। नहीं, बीजेपी के लिए हम चुनौती इसलिए कह रहे हैं, शुरुआती समय से ही हम बीजेपी के लिए चुनौती इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको पता है लोक जनशक्ति पार्टी ने उन जगहों पर अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए थे जहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। यानी कि जेडीयू जैसे सर्कमस्टेंसेस नहीं थे उनके पास कि वोट कट जा रहा है या कुछ नेगेटिविटी हो जा रही है, ऐसी कुछ बीजेपी की जगहों पर नहीं आप थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसी बात पर हमारे। देखिए, मुजफ्फरपुर से शुरुआत आपने करी है। देखिए, मुजफ्फरपुर वैसे भी भाजपा के मिजाज वाला शहर माना जाता है और सुरेश शर्मा जिस जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, भूमिहार, उसका दबदबा भी मुजफ्फरपुर में दिखाई पड़ता है। लेकिन वो चुनाव हार जाते हैं और चुनाव हारते किनसे हैं? कांग्रेस के उम्मीदवार विजेंद्र चौधरी से। विजेंद्र चौधरी इस चुनाव के पहले भी कई दफे चुनाव लड़े, पहले विधायक बने थे, कई पार्टियों से चुनाव लड़े, क्षेत्र बदलकर चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव हारते चले गए। पर इस चुनाव में विजेंद्र चौधरी को जीत मिल जाती है। विजेंद्र चौधरी को बहुत सारे लोग चुके हुए नेता मानने लगे थे और उनसे सुरेश शर्मा का हार जाना। देखिए, जब चुनाव का फैसला हो रहा था, टिकट वितरण की बात हो रही थी, तो सुरेश शर्मा की उम्र पर कई लोग सवाल पैदा कर रहे थे। फिर भी भाजपा के नेतृत्व ने भरोसा किया, सुरेश शर्मा को टिकट दिया और सुरेश शर्मा का चुनाव हार जाना मुजफ्फरपुर जैसी सीट पर, यह सचमुच भाजपा के लिए चिंता का विषय है। सरकार बननी दूसरी बात है, लेकिन संगठन के तौर पर भाजपा इस बात की समीक्षा जरूर करना चाहेगी कि ऐसा क्या हुआ, ऐसे कौन से फैक्टर काम कर गए। क्योंकि देखिए, मुजफ्फरपुर में बगावत भी बहुत नहीं थी। मुजफ्फरपुर में ऐसा कुछ भी नहीं था। मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र में राजद के पास तो उम्मीदवार ही नहीं थे। कांग्रेस को यह सीट जानी ही जानी थी और विजेंद्र चौधरी को टिकट मिला और सुरेश शर्मा को उन्होंने हरा दिया। क्योंकि जितनी भी सर्वे एजेंसियां थी,
वो मुजफ्फरपुर में बीजेपी की जीत को सुनिश्चित मान रही थी, लेकिन सुरेश शर्मा चुनाव हार गए। हाँ देखिए, और भी सीटें हैं, हम बात करते हैं। अब हम उस सीट की बात करते हैं जहां शुरुआती दिनों में कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे चुनाव लड़ सकते हैं, यानी कि बक्सर की सीट। हालांकि वो सीट जो है वो बीजेपी कोटे में चली गई और नतीजा ये रहा कि वहां भी हार का मुंह देखना पड़ा। नहीं, बक्सर सीट बीजेपी की ही सीट रही है। गुप्तेश्वर पांडे एक्स डीजीपी को जेडीयू में शामिल कराया गया जब उन्होंने बीआरएस लिया और बात चली कि वे बक्सर से चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा भी कि मैं बक्सर के लिए हूं, लेकिन वे टिकट नहीं ले पाए क्योंकि भाजपा ने विरोध किया, अश्विनी चौबे ने विरोध किया और बक्सर में परशुराम चतुर्वेदी को टिकट मिला बीजेपी का। मुन्ना तिवारी कांग्रेस से लड़े जो 2015 में भी चुनाव जीते थे। तो देखिए बक्सर में क्या हुआ कि बक्सर में कई खेमे थे। बक्सर का मिजाज भी भाजपा को ही सूट करता है, लेकिन उम्मीदवार इतने थे। और देखिए पहले जब चुनाव शुरू हुआ था तो मुन्ना तिवारी जो जीते हुए विधायक हैं वो रेस में बहुत आगे नहीं दिख रहे थे या मुकाबला करते नहीं दिख रहे थे लेकिन हालात बदलते गए और हालात बदलने का परिणाम ये निकला आलोक कि गुप्तेश्वर पांडे का टिकट नहीं मिलना, गुप्तेश्वर पांडे को टिकट से वंचित किया जाना, बक्सर में ब्राह्मणों ने, हालांकि दोनों ओर से ब्राह्मण उम्मीदवार थे, उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा का एक सवाल बना दिया कि जेडीयू से टिकट क्यों नहीं मिला, भाजपा ने विरोध क्यों किया। तो परशुराम चतुर्वेदी इस प्रतिष्ठा के सवाल में वो पिछड़ते चले गए। जो ब्राह्मण पहले एनडीए की तरफ थे, गुप्तेश्वर पांडे के साथ खड़े होते दिखाई पड़ रहे थे, या जो फिजा बन रही थी वो फिजा बिगड़ी और इस फिजा बिगड़ने के चक्कर में वहां बीजेपी के परशुराम चतुर्वेदी चुनाव हार गए और बक्सर जैसी सीट पर जहां सब कुछ कहा जाता है, पौराणिक कथाएं जोड़ी जाती हैं, बीजेपी का हार जाना, चौसे की लड़ाई भी हुई थी। हाँ, तो ये उनके लिए चिंता की बात तो है ही कि बक्सर में पहले 2015 में हारती है, फिर 2020 में भी हार जाती है। तो ये चिंता का विषय और ये थ्रेट बीजेपी के लिए है कि शहरी सीटें हम कैसे हार रहे हैं, ऐसा क्या खेल हो रहा है जिसका परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है। चलिए अब आते हैं उस सीट पर जहां के विधायक कई बार शराबबंदी का विरोध करते हुए दिखते हैं। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस ने जिन्हें विधायक दल का अपना नेता बनाया है, अजीत शर्मा की सीट भागलपुर की। भागलपुर 2015 में जब महागठबंधन बना था उस वक्त भागलपुर में अजीत शाश्वत लड़े थे बीजेपी की ओर से, जो हार गए थे। इस बार भी हार का सामना करना पड़ा। देखिए भागलपुर आपने सही कहा कि अजीत शर्मा अभी से कुछ देर पहले कांग्रेस विधायक दल के नेता चुने गए हैं और जो निर्वाचन की प्रक्रिया हुई है सदाकत आश्रम में, इसे लेकर वहां हाथापाई भी हुई, कई विधायक के समर्थक आपस में भिड़ गए थे। तो भागलपुर को फिर से अजीत शर्मा ने जीत लिया। देखिए भागलपुर एक ऐसी सीट है लोग जिसे संघ अपने प्रभाव का गर्व मानता है। 2015 में भी हारे, 2020 में भी हारे, अजीत शर्मा ने ही हराया। 2015 में अश्विनी चौबे के बेटे को हराया और इस बार कहा यह गया कि देखिए अजीत शाश्वत, देखिए भागलपुर में बहुत गुटबाजी है। अश्विनी चौबे फिर से लगे थे कि अजीत शाश्वत को ही टिकट मिलना चाहिए। वहां देखिए वहां की राजनीति में कई लोग दिलचस्पी लेते हैं। अश्विनी चौबे हैं, निशिकांत दुबे हैं, शाहनवाज हुसैन हैं और भी कई लोग हैं, ठीक है ना। सुशील मोदी की भी कम दिलचस्पी नहीं रहती है, लेकिन आखिरकार वहां टिकट दिया गया। अजीत शाश्वत को टिकट नहीं मिला, पवन मिश्रा टिकट चाहते थे, टिकट मिला रोहित पांडे को जो जिलाध्यक्ष थे। बीजेपी ने यह परंपरा भी सिर्फ भागलपुर के लिए तोड़ी कि जिलाध्यक्ष को टिकट से नवाजा गया, क्योंकि कहा यह गया था शुरुआती कि यदि हम जिलाध्यक्ष को टिकट दे देंगे तो चुनाव लड़ाएगा कौन। लेकिन खैर भागलपुर की जो परिस्थितियां थी वहां रोहित पांडे को टिकट मिला, सामने से अजीत शर्मा थे। लेकिन यहां देखिए लोजपा थी, यहां से लोजपा से राजेश वर्मा उम्मीदवार थे, भागलपुर के डिप्टी मेयर, युवा जोश वाले हैं, नई सोच वाले हैं, तो उन्होंने खेल बिगाड़ा। लेकिन यह बात भी सही है कि भागलपुर में भाजपा की जीत सुनिश्चित हो जाए, इसके लिए भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने ही काम नहीं किया। अश्विनी चौबे ने कोई कैंपेन चलाया हो, कोई अपनी पहुंच का फायदा दिलाने की कोशिश की हो, यह बात नहीं दिखी। रोहित पांडे के पक्ष में वहां सिर्फ और सिर्फ निशिकांत दुबे दिख रहे थे, लेकिन कोई फायदा तो हुआ नहीं। आखिरकार हार हो गई और भागलपुर देखिए दंगा का भी शहर रहा है। इन शहरों में हिंदू मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण बहुत तेजी से हो जाता है, पर
नतीजा सामने है, अजीत शर्मा फिर से जीते हैं। अगर हम आगे बढ़ें, सीटों की बात करें, औरंगाबाद सीट पर जब हम आते हैं, अगर हम बताएं आपको भी ऑफ द कैमरा, हमारी मुलाकात रामाधार सिंह से हुई थी जब उन्हें सिंबल मिल गया था, उसके बाद भी काफ़ी कॉन्फिडेंट थे। ऑफ द कैमरा नहीं, ऑन द कैमरा ही आप कह रहे हैं, ठीक है। नहीं, ऑफ द कैमरा हम उस वक्त अच्छा, सामने थे, उन्होंने कही थी बातें कि वो काफ़ी कॉन्फिडेंट थे। जो बातें हमारी हुई थी, आपकी भी हुई थी उनसे, वो हमसे मिले थे। रामाधार सिंह का चुनाव हार जाना औरंगाबाद में, ये भी चिंता का विषय है बीजेपी के लिए। देखिए, औरंगाबाद में रामनवमी को लेकर भी बहुत कुछ हुआ था। हाँ। लेकिन इसके बाद भी रामाधार सिंह चुनाव हार जाते हैं। आपने सही कहा कि रामाधार सिंह पहलवान है, बीजेपी के औरंगाबाद में पहलवान माने जाते हैं, लेकिन वे चुनाव हार गए और औरंगाबाद में भी ध्रुवीकरण मतों का नहीं हो पाया। हालांकि वहां बीएसपी के एक कैंडिडेट ऐसे खड़े थे जो महागठबंधन के वोट बैंक में सेंधमारी कर रहे थे, करीब 8-10 हजार वोट वो काट कर ले गए हैं। फिर भी उनकी हार हाँ, देखिए वहां भी वही फैक्टर है, बीजेपी के भीतर खींचतान है। रामाधार सिंह और सुशील सिंह जो मौजूदा सांसद हैं, ये दो छत्रप हैं और दोनों में बिल्कुल 36 का रिश्ता है और दोनों नहीं चाहते कि एक दूसरा कोई चुनाव जीते। परिणाम निकला, रामाधार सिंह तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे। मुझे याद है कि जिस दिन मतगणना थी उसके एक दिन पहले भी उन्होंने मुझे फोन किया था और उन्होंने कहा था कि मेरी जीत तो हर हाल में तय है, क्योंकि एग्जिट पोल कह रहे थे कि औरंगाबाद में कांग्रेस की जीत हो सकती है। लेकिन औरंगाबाद में सब कुछ हुआ, उसके बाद भी तो ये भी बीजेपी के लिए थ्रेट है और वह जरूर एनालिसिस करेगी कि औरंगाबाद की स्थिति को कैसे सुधारे। ये जो आपस में 32-36 बनकर पार्टी का नुकसान हो रहा है, इसका क्या हल निकलेगा, इस पर जरूर विचार। 1-2 सीटें और हैं, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, फिर इस चर्चा की समाप्ति करेंगे। सिवान और दानापुर, एक एक करके। सिवान तो क्या शहाबुद्दीन वाला सिवान? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। सिवान में इस बार आरजेडी जीत गया और बीजेपी हार गई। एक जगह जेडीयू की भी हार हुई है। नहीं, ठीक है, पहले मैं सिवान शहर की, मैं शहरी क्षेत्रों की बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी हम लोग जेडीयू की सीटों की बात नहीं करें। बीजेपी जिन शहरी क्षेत्रों में चुनाव हार गई, और सिवान में तो बिल्कुल नहीं हारना चाहिए था, क्योंकि सिवान के बारे में यह कहा जाता है, जैसे आपने कहा शहाबुद्दीन के नाम पर ही चुनाव होता है। और इस बार 2 समधी लड़ रहे थे। अवध बिहारी चौधरी महागठबंधन से राजद के उम्मीदवार थे, ओम प्रकाश यादव पूर्व सांसद, जिन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, सीट जेडीयू के खाते में चली गई। जेडीयू से कविता सिंह जीती। हाँ, कविता सिंह जीती। तो ये दोनों आपस में समधी भी हैं, तो आपस में समधी लग रहे थे। तो सिवान के मिजाज के बारे में ये कहा जाता है आलोक कि चुनाव के पहले तक वो तो महागठबंधन को जीतता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन 48 घंटे में वहां मतों का ध्रुवीकरण बिल्कुल कौम के आधार पर ऐसा हो जाता है कि आखिरकार जीत मिल जाती है बीजेपी को। लेकिन इस दफे ऐसा भी नहीं हुआ और इस दफे अवध बिहारी चौधरी का जीत जान। देखिए, ओम प्रकाश यादव की राजनीति उपज के बारे में ही जो कहानी है कि उनकी राजनीतिक उपज कैसी हुई, जब वे संघर्ष कर रहे थे, कुछ भी नहीं थे, तो कहा जाता है कि सिवान कलेक्ट्रेट के बाहर शहाबुद्दीन ने उन्हें एक तमाचा जड़ दिया था, रसीद कर दिया था सबके सामने। और जब शहाबुद्दीन ने तमाचा जड़ा तो उसी वक्त ओम प्रकाश यादव ने ऐलान किया था कि आप मुझे दूसरा तमाचा भी मारे, मैं तो अब नेता हो गया। तो शहाबुद्दीन के जिस तमाचे से ओम प्रकाश यादव नेता बने थे, पहले सांसद नहीं बन पाए क्योंकि टिकट नहीं मिला, और अब 2020 के चुनाव में विधानसभा का चुनाव भी हार गए। तो देखिए, सिवान की समीक्षा आप करनी होगी, क्योंकि सिवान के हर चुनाव में शहाबुद्दीन चलता है, लेकिन इस दफे महागठबंधन का जीत जाना और वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होना, किसी वीडियो में आपको और भी हम कहानी बताएंगे कभी कि सिवान के चुनाव में ध्रुवीकरण कैसे होता है। तो ये बीजेपी के लिए थ्रेट है कि शहरी क्षेत्रों में ये क्या हो रहा है। जो कमियां हैं उन पर तो हम बात कर ही रहे हैं। अंतिम सीट लेते हैं दानापुर, राजधानी पटना में। दानापुर के पहले हम मधुबनी की बात कर लें जी। देखिए, मधुबनी भी भाजपा का कर रहा है। 2015 में मधुबनी बीजेपी नहीं जीत पाई थी, आरजेडी के समीर महासेठ चुनाव जीत गए थे, महागठबंधन के उम्मीदवार थे, तब महागठबंधन बनाम एनडीए था। इस दफे देखिए, बीजेपी ने मधुबनी की सीट छोड़ दी, उसने लड़ने को बीआईपी को दे दिया। मैं मधुबनी गया भी था चुनाव के दौरान। चुनाव के दौरान ही मुझे लग गया था कि यहाँ समीर महासेठ की जीत पक्की है। एक तो उनका कार्य था, लोगों से मिलनसार स्वभाव था, और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, राजकुमार महासेठ उनके पिताजी,
लेकिन एक गुस्सा हमने बीजेपी समर्थकों में और जेडीयू समर्थकों में देखा था कि क्या बीजेपी ने मधुबनी सीट को खुद लड़ने लायक भी नहीं समझा, जेडीयू ने स्वयं लड़ने लायक नहीं समझा, तो ये गुस्सा वहां दिखा था। और इस गुस्से का परिणाम देखिए, आप मधुबनी के बाकी क्षेत्रों को देखें तो वहां एनडीए ने बढ़िया प्रदर्शन किया है, लेकिन मधुबनी की सीट जो हम बात कर रहे हैं कि शहरी सीटों का इस तरीके से चला जाना ये बड़ा चैलेंज है। अब बात कर लेते हैं दानापुर में। तो क्या दानापुर की अगर हम जब बात कर रहे हैं तो क्या जातीय समीकरण यहाँ पर हावी पड़ गया? तेजस्वी यादव ने जो रीतलाल यादव को टिकट दे दिया, क्या वो हावी पड़ गया या आशा सिन्हा कमजोर पड़ गई? देखिए, दानापुर पटना शहरी क्षेत्र का ही विधानसभा है और दानापुर हार जाना बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका है। लगातार 3 बार से आशा सिन्हा चुनाव जीत रही थी। हाँ, उनके खिलाफ विरोध था। जब देवेंद्र फडणवीस प्रियदर्शी नगर उसी इलाके में एक मोहल्ला है जहां वो रह रहे थे, क्रिस्टल एपेक्स अपार्टमेंट में, तो वहां भी पोस्टर लग गए थे कि इनको टिकट न दो, लेकिन टिकट दिया गया और सामने रीतलाल यादव जिन्हें डॉन कहा जाता है और वो बातचीत में भी कहते हैं हाँ मैं डॉन हूं, तो रीतलाल यादव सामने आए महागठबंधन से। लेकिन दानापुर को यदि परिभाषित करना होता है आज नई परिस्थितियों में, तो लोग कहते हैं कि पुराना दानापुर अब नहीं है, अब नया दानापुर है। मतलब कि दानापुर में जितनी पुरानी आबादी थी उससे अधिक अब नई आबादी है, और नई आबादी जो है वो मिक्स आबादी है जो बीजेपी को ज्यादा सपोर्ट करती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार आशा सिन्हा चुनाव हार कैसे गई और रीतलाल यादव चुनाव जीत कैसे गए? तो देखिए, गुस्सा आशा सिन्हा क्षेत्र में नहीं दिखाई पड़ी, यह बात भी सही है, लेकिन इसका परिणाम क्या निकला कि रीतलाल यादव जीत गए। केवल यही वहाँ के जो सांसद हैं रामकृपाल यादव, उन्होंने भी काफी मेहनत किया। रामकृपाल नहीं, हाँ मेहनत करी, लेकिन देखिए वजह क्या हुआ। आप यदि किसी दिन बैठेंगे एनालिसिस हम लोग, तब कुम्हरार और बांकीपुर विधानसभा का भी करना होगा और दीघा का भी। दानापुर में जो नई आबादी है वो वोट करने को निकली ही नहीं। मतलब निकली तो इस संख्या इतनी कम थी कि रीतलाल यादव, मतलब उनके जो समर्थक थे, महागठबंधन के जो समर्थक थे, या पुराना दानापुर जहां जातीय समीकरण चल रहा था। देखिए, रीतलाल यादव, आशा सिन्हा दोनों यादव, ठीक है ना, तो जो पुराना दानापुर था वो नए दानापुर पर हावी हो गया और परिणाम ये निकला कि बीजेपी पिछड़ गई और चुनाव हार गई। तो देखिए, ये काफी वैसे आप यदि चर्चा करेंगे कई जगह पर तगड़ी फाइट भी हुई है। आरा जैसे शहर में फिर से तगड़ी फाइट हुई माले के साथ, ठीक है ना। आरा जैसे शहर में माले ने बहुत तगड़ी फाइट दी। कह सके तो पानी पिला दिया। हाँ, पानी पिला दिया। तो ऐसी तमाम सीटें हैं। हाजीपुर में देखिए 3000 वोटों से सिर्फ बीजेपी जीती। हाजीपुर में जहां नित्यानंद राय ने कहा कि ये मेरी प्रतिष्ठा की बात है, क्योंकि जो उम्मीदवार हैं वो उनके बिल्कुल करीब है। हाँ, जीत मिल गई। तो ये बड़ा चैलेंज, और इस चैलेंज पर बीजेपी ने काम करना शुरू कर दिया है कि हम इतनी बड़ी सीटें भागलपुर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, बक्सर, औरंगाबाद कैसे हार रहे हैं, और यदि ये ऐसे हारते रहे तो इतनी बड़ी जीत के बाद भी क्या माने रहता है। शहरी क्षेत्रों पर तो बीजेपी का ही दबदबा रहता था, तो ये चिंता की बात है। देखिए, कहीं अगर शहरी क्षेत्रों पर अगर महागठबंधन उसमें सेंध लगाई है इस बार या लगा चुकी है इस बार, तो वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है बीजेपी के लिए। एनडीए अलायंस तो खैर बहुमत पा ही चुका है, नई सरकार बनने को तैयार है। परसों एनडीए गठबंधन के जितने घटक दल हैं उनकी बैठक होनी है। हाँ, नेता चुना जाएगा। नीतीश कुमार लगभग तय है, नेता तय है। लाइव देखते रहें क्या कुछ चर्चाएं हमारे इस वीडियो में हुई, आपने सुना है इन तमाम शहरों में बीजेपी की हार क्यों हुई, उसका एनालिसिस हमने किया है। अगर बीजेपी के लोग भी हमें सुन रहे हैं, बीजेपी के नेता भी हमें सुन रहे हैं, तो इस पर ज़रूर एक बार आप विचार करें, ये आपके संगठन के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज पर लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव को फॉलो करें। धन्यवाद।